सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर टाल दो। कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर टाल दो। जिंदगी में परेशानियां तो बहुत है, कुछ वक्त पर डाल दो। जी हां दोस्तों, लगातार बस हम हमारा काम करते चलें। आगे जिंदगी के अंदर क्या फैसले होंगे, ये सब कुछ वक्त पर डाल दीजिएगा। और इसलिए वापस तैयार हो जाओ एक ज्ञान का कैप्सूल, और उस ज्ञान के कैप्सूल के अंदर कल जो हमने पढ़ा था उसी से हम आगे कंटिन्यू ले रहे हैं। दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था उष्मा संचरण की विधियां, कि उष्मा का संचरण का मतलब चलना। उष्मा तो कितने प्रकार से चलती है, और आपको मैंने बताया था उष्मा तो 3 तरह से चलती है। तेरे चलने के 3 अंदाज दुनिया में हो सकता है कि अपने चलने के तो एक ही अंदाज है, लेकिन उष्मा तेरे चलने के तो 3 अंदाज है। और कल हमने तेरा चलने का पहला अंदाज, पहला तरीका, उसको हमने पढ़ा था। नाम क्या था उसका? चालन। और मैंने आपको बताया था बच्चे लालो, इस चालन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे हाथ में है एक गेंदड़ी। गेंदड़ी मतलब एक गेंद है, और यहां पर ये लाइन लगा के छोरे खड़े, बच्चे खड़े हैं यहां पर लाइन लगा के, और मुझको गेंद को यहां से अर्थात मेरे पास से यहां लास्ट तक पहुंचानी है। तो इस चालन में मैंने क्या विधि बताई थी, क्या तरीका था? मैंने गेंद इसको दी, इनके हाथ आए, मैंने गेंद इसको दी, इसने गेंद इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी। इस प्रकार से एक दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, और यही विधि क्या कहलाती है? चालन। कोई भी अपनी जगह को नहीं छोड़ता है। और मैंने आपको इसका उदाहरण बताया था कि जैसे रॉड तेरे नीचे यदि मोमबत्ती लगा दे तो तेरा ये सिरा गर्म हो जाता है, जबकि गर्म ये किया, लाए यहां लगाई, लेकिन ये ताता ये हो गया, क्योंकि एक कण दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इस प्रकार से उष्मा देता है। तो कल अपन ने उष्मा के चलने का पहला अंदाज देखा था, पूरा डिटेल के अंदर चालन वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था। आज उष्मा तेरा चलने का दूसरा तरीका देखना चाहते हैं। आप कहोगे गुरुजी चलने का दूसरा तरीका, और उष्मा तेरे चलने का दूसरा तरीका, दूसरा अंदाज, और उस अंदाज का नाम है संवहन। तो उष्मा संचरण की दूसरी विधि का नाम है संवहन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, और चालन को बोला था कंडक्शन। तो ये तो था कंडक्शन, और ये है कन्वेक्शन। तो डक्शन और वैक्शन, तो कन्वेक्शन है। अच्छा, अब यहां पर बात आती है कि गुरुजी ये चलने का दूसरा तरीका क्या है, जरा ये भी तो देखें। तेरे तीनों ही देखेंगे हम तरीके, लेकिन कल एक तरीका हमने चालन देखा था इससे पहले वाले वीडियो में, और इसमें दूसरा तरीका जरा देखना। यहां पर मैं खड़ा हूं, और ये वही छोरों की कतार, लंबी कतार बना के खड़े लाइन के अंदर, और यहां पर ये इनके हाथ है, ये मैंने गेंद दी। अब देखो, कल तो तरीका ये था कि गेंद को अपन ने ऐसे एक को दी, एक ने दूसरे को दी, इस प्रकार से की, ये तो कहलाती है चालन। अब गेंद को देखो यहां से वहां तक पहुंचाने का तरीका नंबर दूसरा। मैंने इस छोरे को गेंद दी, और ये छोरा खुद ही दौड़ के और यहां चला गया। जिस छोरे को दी ना, वही तन्नाट भाग गया, तन्नाट भाग गया गेंद लेके। ये तरीका कहलाता है कौन सा? संवहन कहलाता है, कि जिसको दे खुद ही लेके चल जिए है। ये गुरुजी ने दी है भाई, तुमको नहीं दूंगा, मैं तो खुद ही चल जाऊंगा। और ये जो विधि है, ये विधि कहलाती है कौन सी? संवहन। अब बताओ, इस संवहन विधि के अंदर इस उदाहरण में क्या क्या पता चला? इस उदाहरण से क्या क्या पता चला? कि पहली बात, मुझे कम से कम एक लड़के की तो आवश्यकता होगी, तभी तो मेरी गेंद पहुंचेगी। यदि एक छोरा ही नहीं होगा तो गेंद पहुंचेगी क्या? तो वहां तो मुझको बहुत सारों की आवश्यकता थी। लाइन में सभी बच्चों की, सभी लड़कों की आवश्यकता थी, क्योंकि गेंद लगातार एक दूसरा दूसरे तीसरे को दे रहा था। कौन सी विधि में? चालन विधि के अंदर। लेकिन यहां पर मुझे केवल एक की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसको दूंगा वही तन्नाट गेंद को लेकर आगे पहुंच जाएगा। तो पहली बात, मुझको कम से कम एक की, अर्थात इस संवहन विधि में भी माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। लड़का क्या है? एक माध्यम है।
माध्यम की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण बिंदु चल गए इसकी। दूसरी बात, कल आप बताओ, कल भी माध्यम की आवश्यकता थी, लगातार लड़कों की कतार है, छोरों की कतार की आवश्यकता थी कल भी, लेकिन कल किसी ने भी अपनी जगह नहीं छोड़ी। सबने कैसे गेंद पहुंचाई थी कि ले, पहले ने दूसरे दे, दूसरा कहता ले ले ले, तीसरा कहता ले, तो ऐसे गेंद पहुंची थी। आज क्या हुआ, यहां कलवाड़े में तो कोई ने भी अपनी जगह नहीं छोड़ी, सबने एक दूसरे को दी। आज क्या हुआ, जिसको गेंद दी वो खुद ही लेके भाग गया, अर्थात कण खुद अपने स्थान का क्या कर गया, परित्याग। जबकि चालन में कण केवल हल्का सा कंपन करता है, यो हिलता है, लेकिन परित्याग नहीं करता। तो यहां पर क्या हुआ, दूसरी बात, कण इस संवहन विधि के अंदर कण अपने स्थान का परित्याग कर देता है। क्या कर देता है, परित्याग कर देता है, अपनी जगह को छोड़ देता है। तीसरी बात, कल जो विधि थी कि पहले मैंने इसको दी, फिर इसने इसको दी, इसने इसको दी, अर्थात चालन विधि में धीरे धीरे गेंद आगे पहुंची थी, अर्थात उष्मा का स्थानांतरण धीरे धीरे हुआ था। आज मैंने इसको गेंद दी और गेंद लेके तन्ने आगे भाग गया, तो अर्थात चालन से तेज विधि है। छोरा है, सरपट भाग है, मजबूत है, तो यहां पर चालन विधि से तेज विधि होती है संवहन विधि। तो यहां पर लिखता हूं, संवहन चालन से तेज विधि है। संवहन चालन से तेज उष्मा संचरण की विधि है, उष्मा संचरण की विधि है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अब आप कहोगे गुरुजी और संवहन में क्या क्या बातें हैं, तो यहां पर आगे मैं आपको बात बताऊं, उससे पहले ये जो संवहन होता है, ये संवहन होता है दो तरीके से। एक तो होता है सामान्य संवहन। संवहन की बात करें तो संवहन के दो प्रकार है। एक तो है सामान्य संवहन, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संवहन, और एक होता है प्रणोदित संवहन। तो संवहन कितने प्रकार के होते हैं, याद रखना बच्चे लालो, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य संवहन या प्राकृतिक संवहन, और दूसरा जो संवहन होता है उसे अपन बोलते हैं प्रणोदित संवहन। क्या होता है सामान्य संवहन और प्रणोदित संवहन में क्या क्या फर्क है, जरा इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगली बात मैं यहां पर जो ले रहा हूं, वो ले रहा हूं संवहन के प्रकार। संवहन तेरे आज हम प्रकार भी पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि तेरे दो प्रकार होते हैं और इसलिए हम तेरे दोनों ही देखना चाहते हैं। और तेरा पहला देखेंगे, और पहला जो संवहन है उसका नाम है सामान्य संवहन, और तेरा दूसरे नाम जो है उसको अपन बोलते हैं प्राकृतिक संवहन। तो संवहन के प्रकार में पहला जो है उसको बोलते हैं सामान्य संवहन या प्राकृतिक संवहन। अब आप कहोगे कि ये क्या होता है, जरा समझ लो। देखो बहुत सीधी सी बात है, सामान्य संवहन प्राकृतिक संवहन क्या होता है। जैसे ये यहां पर कोई डेगची है या कोई बर्तन है, और उसको अपन ने गैस पे रख दिया, चूल्हे पर रख दी। अब चूल्हे पर रखती है, गैस पे रख दी, तो आप कहोगे इसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी क्या होगा, गर्म। और कभी देखना पानी कैसे गर्म होता है भाई, पानी गर्म होता है तो यहां से अणु गर्म हुआ पानी का, नीचे का, पहले नीचे का गर्म होते ही हल्का हो जाता है। गर्म होते ही हमेशा अणु हल्का होता है, एक बात को याद रखो। गर्म अणु हमेशा हल्के होते हैं और भारी अणु जो होते हैं वो हमेशा ठंडे होते हैं। भारी अणु हमेशा ठंडे होते हैं और गर्म हमेशा क्या होते हैं, हल्के होते हैं। कई आदमी होते हैं ना, थोड़ा सा एक करते हैं गुस्से आदमी आ जाते हैं, वो थोड़ा सा कोई बोलो गुस्से में आ जाते हैं, तो वो आदमियों को ज्यादा दम नहीं होते, हल्के आदमी होते हैं। और ठंडे आदमी जो होते हैं, जो हमेशा ठंडे रहते हैं, कूल रहते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, कम गुस्सा करते हैं, वो हमेशा भारी का मतलब उनका जो हृदय है वो हमेशा व्यक्तित्व जो होता है वो विशाल होता है, भारी होता है। तो दैनिक जीवन के अंदर भी ये अपन को देखने को मिलता है। और कई ऐसे होते हैं जिनका हृदय बिल्कुल ही कोई व्यक्तित्व में अच्छा निखार नहीं होता और वो ऐसे उमड़ते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। तो इसलिए याद रखें कि जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा गर्म पार्टिकल्स हमेशा हल्के होते हैं, और जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा ठंडे होते हैं। अब यहां पर ये पार्टिकल्स क्या हुआ, गर्म हुआ, गर्म होते ही हल्का पड़ गया, हल्का होते ही ऊपर चल जाएगा, ऐसे टंग ऊपर चल जाएगा। अब इसकी जगह खाली हो गई, तो यहां पर जो ठंडे पार्टिकल्स थे, पानी ऊपर का तो अभी ठंडा ही है, ये ठंडा पार्टिकल्स गुरुत्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंच के नीचे आएगा और यहां पर आके बैठ जाएगा। फिर ये भी गर्म हो जाएगा, गर्म होके ऊपर टंग, तो आपने देखोगा पानी में इस प्रकार से संवहन धाराएं चलती है, ऐसे आती है ना आवाज, आवाज सी भी आती है। तो पानी में इस प्रकार से संवहन धारा चलती है। और यहां पर ये जो संवहन है सामान्य संवहन, इसमें इतनी सी बात याद रखें, गर्म पार्टिकल्स
हमेशा ठंडा होकर ऊपर, गर्म होकर ऊपर जाएगा, गर्म पार्टिकल नीचे से गर्म हुआ, गर्म होते हल्का पड़ेगा, हल्का पड़ते ऊपर जाएगा, और उसकी जगह ठंडा पार्टिकल जो भारी होता है उसकी तुलना में वो नीचे आ जाएगा। और उस भारी पार्टिकल्स को किसने खींचा? धरती के गुरुत्वाकर्षण में। तो सामान्य संवहन में याद रखें कि सामान्य संवहन नीचे से कहां होता है? ऊपर की ओर, क्योंकि पानी को जब गर्म करोगे तो गरम गरम नीचे है, और नीचे से बताओ गरम पार्टिकल्स किधर जाते हैं? ऊपर की ओर। तो सामान्य संवहन में मैं लिख रहा हूं यह है नीचे से ऊपर होता है। याद रखना, होता नीचे से ही है भाई, ये नीचे से करना है, और नीचे से कर होता है, और किधर जाता है? ऊपर की ओर। कभी आप पानी को देखना, गर्म होते नीचे संवहन धारा चलती है ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर होता है। दूसरी बात, इसमें गुरुत्व की भूमिका होती है, इसमें गुरुत्व की भूमिका होती है, धरती तेरे गुरुत्वाकर्षण की भूमिका होती है, तभी तो भारी पार्टिकल जो ठंडे हैं वो नीचे आते हैं। तो गुरुत्व की क्या होती है? भूमिका होती है। और इसमें बात क्या है कि जो गर्म पार्टिकल्स हो जाएंगे वो कम घनत्व के हो जाएंगे, क्योंकि वो वहां से चल जाए, और जो ठंडे पार्टिकल्स हैं उनका भारी होते हैं, और भारी पार्टिकल्स जो होंगे ठंडे पार्टिकल्स उनका घनत्व क्षेत्र ज्यादा होता है। तो इसमें अगली बात याद रखें, इसमें घनत्व की भी भूमिका होती है, घनत्व की भूमिका भी होती है। अब आप कहोगे ये बात जो लिखी है घनत्व की भूमिका होती है, इसका मतलब क्या है? यहां पर मैं हल्की सी बात बता दूं, जो गर्म अणु है तो वो क्या करते हैं? गर्म अणु हल्के होके ऊपर चल जाते हैं, तो गर्म अणु हमेशा कम घनत्व को दर्शाते हैं, और भारी जो अणु है, ठंडे पार्टिकल्स जो है वो भारी अणु है, वो क्या करते हैं? एक जगह इकट्ठे रहते हैं, उड़ते नहीं है ऐसे। तो भारी अणु जो ठंडे अणु जो है, ठंडे जो अणु है ये हमेशा भारी घनत्व को दर्शाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अभी आपके काम में आएगा, मैं उदाहरण में समझाऊंगा। गर्म अणु जो है वो हल्के होके ऊपर चल जाते हैं, तो उनका घनत्व क्षेत्र कम हो जाता है, जबकि ठंडे अणु जो है वो अणु इस प्रकार से ऊपर नहीं जाते, तो उनका घनत्व क्षेत्र भारी होता है। अब यहां पर बात आती है कि ये जो मैंने आपको बताया था कि सामान्य संवहन या प्राकृतिक संवहन के अंदर, अब इसमें और कौन कौन सी बातें आती है सामान्य संवहन या प्राकृतिक संवहन में? तो मैं यहां पर पहले इसको साफ करूंगा, क्योंकि बिना साफ आप यहां पर समझोगे कैसे? क्योंकि जगह है भी नहीं, तो जगह के लिए मुझे सफाई करना जरूरी है। तेरा नाम ही मिटन गया, अरे तेरा तो नाम ही मिटन गया, तो तेरा वापिस नाम तो लिख दूं मैं एक बार। सामान्य संवहन चल रहा है, सामान्य संवहन या प्राकृतिक संवहन। तो मैंने इसको अभी आपको समझाया था कि जो भी चीज गर्म होती है, गर्म होते हल्की होती है, ऊपर चल जाती है, और भारी चीज क्या आ जाती है? नीचे। इसलिए याद रखना, घरों में जो रोशनदान बनाते हैं, रोशनदान ये घरों में बनाते हैं, दीवारों ऊपर होते हैं ना रोशनदान से, ये रोशनी के अलावा इनका दूसरा काम और है। रोशनदान से क्या होगा? घर के अंदर जो कमरे के अंदर जो गर्मी है ना, गर्मी भभका, कई बार बोलते हैं ना भभका पड़ रहा है कमरे में, भभका, भभका का मतलब गर्मी। और ये गर्मी क्या होती है? हल्के पार्टिकल्स होते हैं, हल्के पार्टिकल्स ऊपर चल जाएंगे और रोशनदान में से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हमेशा रोशनदान ऊपर बनाए जाते हैं, क्योंकि गरम गरम चीज ऊपर जाती है और ऊपर जाके बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार से कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई ज्यादा मेहमान घर में आ जाए है, पहले की बात बता रहा हूं हमारे टाइम की, कि जब ज्यादा मेहमान कोई आ जाते थे तो जगह नहीं होती थी सोने के लिए घर में, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते थे? टांड पे सोते थे। टांड पे घरों में जो छत होती थी उसके नीचे एक पट्टी बनाते थे, तब पट्टी लगाते थे जिसमें सामान रखते, उसको टांड बोलते थे। नए बच्चे तो हो सकता है टांड को नहीं जाने, तो उसमें क्या है? गूदली ले जाए, आराम से बिछा के सो जाओ। लेकिन उसमें पसीने आते थे बहुत जोर के। क्यों आते थे पसीने? क्योंकि टांड छत के बिल्कुल नजदीक, छत के बिल्कुल नीचे होती थी, तो गरम गरम जो भभका है ना वो पूरा पूरा ऊपर जाता था, और ऊपर जाने से बहुत ज्यादा वहां पर गर्मी होती थी। और आप यदि कभी भी अपने कमरे के अंदर नीचे बिछाओ दरी को, और नीचे बिछा के सो, और नीचे बिछा के सोओगे तो बहुत आपको ठंडक लगेगी, क्योंकि नीचे कौन से पार्टिकल्स मिलेंगे? ठंडे पार्टिकल्स। ठंडे पार्टिकल्स क्यों? क्योंकि ये भारी होते हैं। भारी पार्टिकल्स हमेशा कहां मिलते हैं? नीचे, और गर्म पार्टिकल्स हल्के होकर कहां मिलते हैं? ऊपर। इसलिए याद रखना, छत जो होती है कमरे की, उसके नजदीक हमेशा गर्मी होती है, और नीचे जो है वो क्या होती है? ठंडक। इसलिए कहावत बनी कि कभी भी गर्मी लेनी है तो जरा ऊपर आइएगा, और ठंडक लेनी है तो जरा नीचे आइएगा। ये कहावत बुजुर्गों ने बनाई है, ये गलत नहीं बनाई है। कि कभी भी गर्मी लेनी है तो जरा ऊपर आइएगा, और ठंडक लेनी है तो जरा
आपको कमरे में नीचे की जो फर्श है वहां पर आइएगा, वहां पर इंसान को सोना चाहिए यदि उसको ठंडक महसूस करनी है तो। और गर्मी लेनी है तो उसको छत जो है उसके पास में उसको जाना चाहिए। तो जैसे अपन ऊपर जाएंगे छत के पास में तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगी क्योंकि गर्म पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं। और प्राकृतिक संवेदन में आप कहोगे गुरुजी और कौन कौन सी बातें हैं, इसके क्या क्या उदाहरण है? तो यहां पर एग्जांपल्स देखिएगा, सामान्य संवेदन है प्राकृतिक संवेदन के, इसके उदाहरण देखिएगा जरा। पहला उदाहरण, किसी भी पात्र में यदि आप कोई द्रव भरते हो और उसको गर्म करते हो तो ऐसी स्थिति में द्रव का गर्म होना प्राकृतिक संवेदन का उदाहरण है। क्योंकि जो भी पार्टिकल्स गर्म होगा, गर्म होते हल्का पड़ेगा, हल्का पड़ते ऊपर जाएगा। भारी पार्टिकल्स जो है ये गुरुत्व के कारण खिंचकर नीचे आ जाएगा और फिर वो भी गर्म होकर ऊपर जाएगा। इस प्रकार से द्रव के अंदर जब गर्म करते हैं तो संवेदन धाराएं उत्पन्न होती है। तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल जो है ये यहां पर मैं लिख रहा हूं, किसी बर्तन में भरे द्रव का गर्म होना, द्रव का गर्म होना, गर्म करना। किसी बर्तन में भरे द्रव को उष्मीय स्रोत पर रखने पर, द्रव को उष्मीय स्रोत पर रखने पर, उष्मीय स्रोत का मतलब कोई चूल्हा हो, चाहे कोई आपकी गैस हो, किसी पे रख देना। किसी बर्तन में भरे द्रव को गर्म उष्मीय स्रोत पर रखने पर उसका गर्म होना। कोई गर्म उष्मीय स्रोत है उस पर रखने पर उसका गर्म होना। उदाहरण और देखो आप, अगली एग्जांपल, फ्रिज में फ्रीजर पेटिका का ऊपर होना। आपने देखा होगा जो ये फ्रिज होता है उसके अंदर फ्रीजर पेटिका ऊपर होती है, फ्रीजर पेटिका। अब आप कहोगे ऊपर क्यों होती है? जैसे आपने कोई आम रखा फ्रिज में, ये माना आम है, अब आम रखा वो ताता है, मतलब थोड़ा गर्म है, ठंडा होता जब तो चूस जाए आम को बढ़िया, फिर ठंडा करने की क्या जरूरत है? यदि ठंडा ही होता तो आम थोड़ा गर्म है, ठंडा करना चाहते हैं इसलिए कहते हैं जब फ्रिज में रखा रहे, और फ्रिज में रखा। अब फ्रिज में रख दिया तो आम क्या है? शुरुआत में गरम आम रखा आपने। अब गरम आम रखा तो अंदर की जो वायु है फ्रिज की इस गरम आम से टकरा के खुद भी गर्म हो गई। वायु गरम आम से टकरा के गर्म हो गई। गर्म होते ही ये क्या होगी? हल्की होगी, हल्की होते ही ऊपर जाएगी वायु, और ऊपर जो है ये फ्रिज में फ्रीजर पेटिका है उससे टकराएगी। ये फ्रीजर पेटिका क्या होती है? बोलो, ठंडी। तो ये वायु जो गर्म होकर ऊपर जाएगी, क्यों? गर्म होते हल्की पड़ेगी, हल्की पड़ते ऊपर जाएगी, और ऊपर फ्रीजर पेटिका से ठंडी होकर कहां जाएगी? नीचे। क्योंकि वायु ठंडी होते ही तो ठंडे पार्टिकल्स भारी होंगे, भारी होते ही वो गुरुत्वाकर्षण कारण खींच के नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए यहां पर फ्रीजर पेटिका का एक फायदा मिल जाता है कि जो भी फ्रिज के अंदर जो गर्म पार्टिकल्स है, गर्म वायु है, तो गर्म वस्तु से टकरा के ऊपर जाएगी, फ्रीजर पेटिका से टकरा के ठंडी होके नीचे आ जाती है। तो अगला एग्जांपल है, फ्रिज में फ्रीजर पेटिका का ऊपर होना। फ्रिज में फ्रीजर पेटिका टीका का मतलब पेटिका, फ्रिज में फ्रीजर पेटिका का ऊपर होना, ये भी इसका उदाहरण है। अब आप कहो गुरुजी और उदाहरण क्या है? तो और उदाहरण देखिएगा। ये जो संवहन है बच्चे लालो, एक बात ध्यान रखना, ये जो संवहन है जो आज मैंने यहां पर हेडिंग डाला था, तरलों में केवल संवहन होता है। यहां पर मैं इसको बादलों में लिख रहा हूं, बादलों का मतलब ऐसे बड़ा बड़ा के, तरलों में केवल संवहन होता है। अब तरल में दो चीजें होती है बच्चे लालो, तरल में दो चीजें होती है, द्रव और गैस। तरल का मतलब मैंने आपको कभी बताया भी था, तरल में दो चीजें होती है, तरल में द्रव भी होता है, तरल में गैस भी होती है। जो भी बह सकते हैं उसे तरल कहते हैं। द्रव भी बहता है और गैस भी बहती है, इसलिए तरल में दोनों चीज होती है। तो द्रव और गैसों में केवल क्या होता है? संवहन होता है। रख लो, द्रव और गैसों में संवहन होता है, जबकि चालन जो इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, चालन ठोसों में भी होता है, द्रवों में भी होता है, गैसों में भी होता है, लेकिन संवहन केवल द्रव और गैसों में अर्थात तरलों में होता है। तो मैंने इसको अलग से इस प्रकार से क्लाउड से बना के बादलों में लिखा है कि तरलों में केवल क्या होता है? संवहन होता है। तो आप बताइए, वायुमंडल का गर्म होना, वायुमंडल का गर्म होना, अब ये वायुमंडल का गर्म होना ये भी संवहन का उदाहरण है। सूरज जो है ये सबको गर्म कर देता है, बिल्डिंग को, मकान, धरती सबको गर्म कर देता है, और वायु इन मकानों से, इन धरती से टकरा टकरा के गर्म हो जाती है। गर्म होकर वायु दूसरी जगह चल जाती है, इधर से उधर भागती रहती है, तो पूरा वायुमंडल क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। वायुमंडल का गर्म होना, या परीक्षा में आ सकता है वायुमंडल की परतों का गर्म होना। एक ही बात है, मैं सब लिख रहा हूं, सभी संभावनाओं को ले रहा हूं। वायुमंडल की परतों, वायुमंडल की परतों का गर्म होना।
और एग्जांपल्स की बात करें तो और एग्जांपल्स के इसके अंदर जो होता है एग्जांपल में, आपने कभी देखा होगा लट्टू, ये लट्टू है, लट्टू के अंदर फिलामेंट है, ये बल्ब है, लट्टू का मतलब बल्ब, BULB, और बल्ब में ऑर्गन या पहले नाइट्रोजन गैस बढ़ते थे, वर्तमान में ऑर्गन बढ़ते हैं। और ये बल्ब में जो टंगस्टन का तंतु होता है, टंगस्टन को वॉल्फ्राम कहते हैं। और यहां पर ये गैस क्यों बढ़ते हैं, जैसे तंतु गर्म होगा तो तंतु गर्म होते ही इसकी जो गर्म, इसको यहां पर संवहन धाराएं बन जाती है इस प्रकार से। और यहां पर ये वायु अर्थात जो ऑर्गन या नाइट्रोजन गैस है, ये यहां से गर्म होकर फिर आगे इस प्रकार से संवहन धाराएं उसमें स्रोत की तरह आगे इस प्रकार से करती है, तो बल्ब के अंदर भी संवहन धाराएं बन जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बल्ब के अंदर गैस अपन बढ़ते हैं, और जहां पर आपको बताया था गैस आती है, वहां पर बताओ गैस का उदाहरण होगा, संवहन का उदाहरण होगा। तो यहां पर मैं इसका लिख रहा हूं, बल्बों में गैस का भरा होना, वो भी संवहन उत्पन्न करता है। बल्बों में गैस का भरा होना, गैस का भरा होना, ये भी इसका उदाहरण है। हवाओं का बहना भी इसका उदाहरण है। आप कहोगे गुरुजी हवाएं बहती है, हवाओं का बहना इसका उदाहरण है क्या? देखो पहले एक बात सुनो, कई बार मैंने बोला था, एक ऐसा है जो ऊपर से करता है, दिन में करता है, सबको करता है। अपन तो किसी चीज को कहां से गर्म करते हैं, नीचे से। बर्तन में यदि बर्तन में किसी द्रव को गर्म करते हैं तो कहां से गर्म करते हैं, नीचे से। लेकिन एक धनी ऐसा है जो ऊपर से गर्म करता है। आप कहोगे गुरुजी ऊपर से गर्म करता है, अपन तो करता है नीचे से, वो ऊपर से करता है, और दिन में करता है वो, और सबको करता है। और नाम है उसका सूरज। नाम क्या है उसका? सूरज, देवता है। ऊपर से करता है, ऊपर ही रहता है। समुद्रों के, तालाबों के पानी को हमेशा कहां से गर्म करता है? ऊपर से। थोड़ी कि तालाब के नीचे आके, समुद्र के नीचे आके कोई गर्म करेगा सूरज। तो सूरज के बारे में कहता है कि सूरज तू ऊपर से करता है, सबको करता है, और दिन में करता है। और बताइए कि जब सूरज सबको करता है तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर आप आंसर दीजिएगा, ये सन, सूरज, और ये है रति। रति का मतलब धरती, और ये समुद्र। ये सूरज धरती को भी करता है और समुद्र को भी गर्म करता है। बताइए सूरज जल्दी किसको करता है? अब आप कहोगे गुरुजी समुद्र में तो पानी, और पानी की विशिष्ट उष्मा दुनिया में जितने भी ठोस और द्रव है उनमें सबसे ज्यादा है। इसीलिए पानी जो है ये धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो सूरज से धीरे धीरे गर्म हो गई, जबकि धरती जल्दी से गर्म हो जाती है, तो खटाक से गर्म हो गई। जबकि समुद्र के पानी जो है ये धरती की तुलना में अभी इतना गर्म नहीं हुआ, अर्थात ठंडा है। तो धरती के आसपास की वायु, धरती गर्म हो गई, बिल्डिंग गर्म हो गई, धरती पर मकान सब गर्म हो गए। तो ये बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण यहाँ की वायु इन गर्म हिस्सों से टकरा के, धरती से, मकान से, बिल्डिंगों से टकरा के गर्म वायु होके हल्की पड़ के ऊपर चले गई। और इधर की जो वायु है, जो समुद्रों के आसपास की वायु है, वो समुद्रों की सतह से टकरा के, क्योंकि समुद्र जो है इस धरती की तुलना में, समुद्र का पानी अभी ठंडा है, तो यहां की वायु जब टकराएगी तो ये ठंडी रहेगी, अर्थात ठंडी वायु हमेशा कैसी रहेगी? भारी। जबकि यहां की वायु गर्म होके हल्की पड़ गई, तो यहां पर क्या हुआ? धरती की तरफ वायु ऊपर चले गई, तो यहां पर वायु का अभाव हो गया, वायु की विरलता हो गई, अर्थात यहां पर कम घनत्व हो गया। वायु का हो गया कम घनत्व, वायु का कम घनत्व। और यहां पर क्या होगा? यहां पर ठंडी वायु है तो समुद्र की सतह से टकरा रही है, समुद्र का पानी इसकी तुलना में भी ठंडा है, तो भारी वायु रहेगी, ठंडी वायु भारी रहेगी। और भारी वायु होने के कारण, भारी वायु होने के कारण यहां पर उच्च घनत्व का क्षेत्र रहेगा, उच्च घनत्व का क्षेत्र। और उच्च घनत्व का क्षेत्र रहेगा तो ये कहावत भी है कि वायु हमेशा उच्च घनत्व से, अर्थात हमेशा ज्यादा जहां पर होंगे डेंसिटी वाला हिस्सा, वहां से कम हिस्से की कम डेंसिटी की तरफ आएगी। तो यहां पर वायु की सघनता हो गई, उच्च घनत्व बोल दो, भारी वायु बोल दो, सघनता बोल दो। और यहां पर वायु की विरलता हो गई, और वायु हमेशा सघन क्षेत्र से कहां बहती है? विरल क्षेत्र की ओर। तो यहां से ऐसे हवाएं आने लग जाएगी, क्योंकि समुद्र की तरफ से हवाएं आएगी, क्योंकि वहां पर वायु का सघन क्षेत्र है। यहां की धरती की तो वायु पूरी ऊपर चले गई गर्म होगी, और इसलिए ये जो समीर आती है, इस समीर को अपन बोलते हैं समुद्र समीर। समीर का मतलब हवा, कि दिन के अंदर जो हवाएं आती है, क्योंकि सूरज दिन में ही आता है, दिन में हवाएं हमेशा समुद्र की तरफ से हवाएं आगी, कहां पर? धरती की ओर। इसलिए कहावत है कि यदि आपका घर समुद्र के पास में हो, यदि आपका घर किसी समुद्र के पास हो, तो जरा एक खिड़की समुद्र की ओर भी
मकान बढ़ाओ तो एक खिड़की जरा समुद्र की ओर भी खुलवा देना, ताकि दिन के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं आए, और आप जैसे ही खिड़की खोलो आपको समुद्र से ठंडी ठंडी हवाओं का वहां पर महसूस हो और आपको अच्छा प्रफुल्लित मन हो जाए। तो क्योंकि दिन के अंदर इस प्रकार से हवाएं आती है, तो दिन में हवाएं समुद्र से आती है किधर, धरती की ओर, और कहलाता है समुद्र समीर। अब बात यहां पर यह आती है कि ये रात हो गई, और रात हो गई तो यहां पर रात में क्या घटना होगी। तो रात में मैं यहां पर इसको जगह कर रहा हूं वापिस, रात में सूरज चला गया और चंदा मामा तू आ गया, चंद्रमा आ गया, चंद्रमा आ गया, सूरज तू चला गया, धरती भी वहीं पर है और समुद्र तू भी वहीं पर है, तुझ में भरा है पानी। अब क्या होगा, चंद्रमा शीतलता। अब बताओ दिन भर में ये धरती बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है, बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है, तो धरती जो है, अच्छा समुद्र जो है, ये दिन भर में शुरुआत में तो नहीं हुआ था, लेकिन दिन भर में सूरज का प्रकाश आता गया उसमें आता गया, ये भी गर्म हो गया। अब बताओ पानी जो है, इसकी विषुवता ज्यादा होने के कारण पानी गर्म भी धीरे धीरे होता है और पानी ठंडा भी धीरे धीरे होता है। दिन भर में तो हो ही गया गर्म, अब गर्म हो गया तो ये बताओ रात में जल्दी से ठंडा कौन होगा, धरती ठंडी होगी या समुद्र ठंडा होगा। दिन भर में समुद्र शुरुआत में तो नहीं हुआ था जल्दी से गर्म, लेकिन दिन भर में शाम तक तो गर्म हो ही गया, और यहां पर जो धरती है ये भी गर्म हो गई। अब बताओ ठंडा कौन होगा रात में, जल्दी से समुद्र हो गया धरती हो। तो आप जानते हो समुद्र में पानी, और पानी की विषुवता ज्यादा होने के कारण पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण और धरती जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि तो मिट्टी, मकान मिट्टी ऐसी, तो ये जल्दी ठंडी हो जाती है। तो रात में ये तो जल्दी से हो जाएगी ठंडी, और ये समुद्र जो है इसका पानी इसकी तुलना में, अभी भी तुलना में बोल रहा हूं, इसकी तुलना में क्या रहेगा, गर्म। तो यहां की वायु जो है ये समुद्र की सतह से टकरा के गर्म होगी, गर्म होते ही हल्की पड़ेगी, हल्की पड़ते ही ऊपर चली जाएगी, अर्थात यहां पर वही कम घनत्व का क्षेत्र अर्थात विरलता, कम घनत्व का क्षेत्र अर्थात वायु की विरलता। और यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर धरती जल्दी ठंडी हो गई, धरती पर बिल्डिंगें सब ठंडी हो गई, और ठंडी होते ही यहां की वायु जब इनसे टकराएगी तो वो कैसी हो जाएगी, ठंडी। और ठंडी वायु जो है ये हमेशा भारी होती है, अर्थात यहां पर उच्च घनत्व का क्षेत्र, अर्थात यहां पर वायु की सघनता। और वायु बताओ हमेशा उच्च सघन क्षेत्र से कहां बहती है, विरल क्षेत्र की ओर। तो बताओ अब रात में हवाएं, क्योंकि यहां पर सघन क्षेत्र है वायु का, यहां की वायु तो पूरी पूरी गर्म होकर ऊपर चली गई, तो वायु बताओ सघन क्षेत्र से कहां आएगी, बोलो, सघन क्षेत्र से विरल क्षेत्र की ओर। तो रात में जो हवाएं आती है वो हमेशा धरती से आती है, धरती का मतलब थल से आती है समुद्र की ओर, और घटना कहलाती है थल समीर। तो ये समुद्र समीर, थल समीर, ये जो घटना है ये भी बताओ किसकी उदाहरण है, सामान्य संवहन की। व्यापारी पवनों का बहना, हवाओं का बहना, मौसमों का बनना, ये सब है। तो ये सब की सब घटनाएं जो होती है, ये सब की सब घटनाएं आपके संवहन की है। देखो और उदाहरणों की यदि अपन बात करें तो और उदाहरणों में सामान्य संवहन के ऐसे कौन से और उदाहरण है, तो यहां पर मैं और उदाहरणों में लिख रहा हूं, बंद कमरे में, बंद कमरे में उष्मा का स्थानांतरण, बंद कमरे में उष्मा का स्थानांतरण, या आपके यों भी आ सकता है कि कमरे में वायु संवहन, वेंटिलेशन। मैंने बताया था ना गर्म वायु हल्की होकर ऊपर चल जाएगी तो वेंटिलेशन। तो कमरे में वायु संवहन, जिसको अपन बोलते हैं वेंटिलेशन, ये भी आपके उदाहरण है, और ये भी किसके उदाहरण है, सामान्य संवहन के। तो ये अपन ने पहला संवहन पढ़ा है, क्योंकि संवहन दो तरह के होते हैं, एक होता है सामान्य संवहन, और दूसरा जो संवहन है वो अपन अभी पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं प्रणोदित संवहन। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने भी आपको बताया था कि जब भी कोई भी आप गर्म चीज रखते हो, जैसे आपको किसी ने कहा कि ले चाय पी ले, कि चाय पी ले, अब चाय पी ले तो बताइए, जैसे चाय का कप है, कि चाय का अपन ने कप है, अब चाय का कप है, गरम गरम चाय दी तो अपन फूंक मारते हैं। अब बताओ फूंक किधर मारते हो, अरे गरम गरम चाय है तो फूंक ऊपर मारते हो नीचे मारते हो, ऊपर ही तो मारता है ऐसे, अभी पीते ये थोड़ी मारते हो नीचे। तो बताओ ऊपर ही क्यों मारते हो, ऊपर ही क्यों मारते हो, नीचे क्यों नहीं मारते, क्योंकि आपको पता है कि गर्म पार्टिकल्स हमेशा हल्के होंगे, हल्के होंगे किधर आ जाएंगे, ऊपर, तो गर्मी यहां पर मिलेगी, और नीचे आपके हमेशा क्या रह जाएंगे, ठंडे पार्टिकल। इसलिए कभी अपन चाय या दूध पीते हैं ना, तो शुरू में तो फूंक मार मार के पीते हैं तो गरम गरम सिताती है चाय, लेकिन जब चाय खत्म होती होती है तो यहां तक पहुंचती है ना, तो लास्ट में बिल्कुल ठंडी से निकलती है।
लेकिन उसको भी पी जाते हैं, फेंकते नहीं है, क्या मतलब है फेंकने से, पी जाओ। लेकिन लास्ट में ठंडी क्यों नहीं करती है? क्योंकि हमेशा गर्म पार्टिकल्स हमेशा हल्के के ऊपर होते हैं। तो शुरुआत के अंदर कभी भी आप दूध या चाय पीते हो तो ऊपर का तो क्या होता है, गरम गरम, और नीचे का जो रह जाता है या लास्ट में पीते हैं वो कैसा होता है, ठंडा। इसलिए फिर कहावत बनी है कि ठंडक हमेशा ऊपरी भाग में पैदा की जाती है, उष्मा तो पैदे को दी जाती है। ठंडक हमेशा ऊपरी भाग में पैदा की जाती है। हमेशा चाय के कप के अंदर ठंडक किधर पैदा करेंगे, ऊपर, क्योंकि आपको पता है ऊपर का हिस्सा यही गर्म है, यहीं पर। तो ठंडक हमेशा ऊपरी भाग में पैदा की जाती है, यहीं फूंक मारते हैं ठंडा करने के लिए, ऐसे फूंक मारते हैं। तो ठंडक हमेशा ऊपरी भाग में पैदा की जाती है और उष्मा तो पैदे को दी जाती है, क्योंकि पैदा हिस्सा द्रव का वो है जो आपका ठंडा हिस्सा है, और ठंडे हिस्से को गर्म करने के लिए बताओ हमेशा उष्मा कहां देते हैं अपन, नीचे। गर्म कहां से करते हैं, नीचे। तो कहावत है कि ठंडक हमेशा ऊपरी भाग में पैदा, क्वेश्चन आता है कि ठंडक हमेशा ऊपरी भाग में पैदा की जाती है और उष्मा तो पैदे को दी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका जो संवहन पढ़ा पहले प्रकार का, इसका नाम था प्राकृतिक संवहन। अब आप कहोगे गुरुजी दूसरा जो संवहन है वो कौन सा संवहन है? तो दूसरा जो संवहन है उसका नाम है प्रणोदित संवहन। ये क्या होता है? दोनों संवहन ही आपको आना चाहिए, क्योंकि दोनों संवहन ही महत्वपूर्ण है। कई बार बच्चे बस संवहन में इतना एक संवहन पढ़ लेते हैं, राजी हो जाते हैं कि बहुत तगड़ा काम कर लिया साहब, एक संवहन पढ़ लिया, राजी हो गए। राजी होने की आवश्यकता नहीं है, टॉपिक को पूरा पढ़ो। टॉपिक कोई मजाक के लिए नहीं है, टॉपिक के अंदर पूरा खींचना निकालो उसका, और इतना निकाल लो ताकि परीक्षा में सवाल कर पाए कि तेरे अंदर कुछ भी नहीं बचे, इतना पढ़ना है, उसके बाद में तेरे अंदर कुछ भी नहीं है देखने का, इतना देख लो कि फिर उसके बाद में देखने की आपकी उसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तेरा पूरा ही देख लिया, कुछ नहीं बचा तेरे अंदर। इसलिए पूरे टॉपिक का कस निकाले, छोड़े नहीं उसके अंदर। और यहां पर दूसरा संवहन है वो है प्रणोदित संवहन। प्रणोदित संवहन क्या होता है? एक वस्तु बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है, बहुत तगड़ी गर्म हो गई, और वो गर्म हो गई, वो कहती है कि अब मैं नहीं ले सकती हूं, लेकिन अपन उससे कहेंगे नहीं तू तो ले, जबकि वो कह रही है कि मैं बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी, मैं अब लेने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन अपन उससे कहते हैं नहीं तू तो ले। इसका मतलब आप किसी पर दबाव बना रहे हो लेने के लिए, बलपूर्वक आप किसी को विवश कर रहे हो लेने के लिए, जबकि वो मना कर रही है कि मैं हो चुकी बहुत ज्यादा, अब मेरे लेने की स्थिति नहीं है, लेकिन जबरदस्ती अपन किसी को और ज्यादा विवश कर रहे हैं। और इस प्रकार से आप यदि किसी को विवश कर रहे हो उष्मा देने के लिए, तो यही संवहन कहलाता है प्रणोदित संवहन। एक वस्तु बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है और वो वस्तु कहती है कि मैं अब उष्मा नहीं ले सकती, लेकिन अपन उससे कहते हैं नहीं तो और ले, जबकि वस्तु कहती है मैं तो पहले ही गर्म हो चुकी, मैं अब लेने की स्थिति में नहीं हूं, मेरा तापमान पहले से ही बहुत ज्यादा है, लेकिन अपन उससे कहते हैं नहीं तो और उष्मा ले। अर्थात कोई वस्तु जो पहले से ही गर्म है उसको और अधिक उष्मा लेने के लिए बलपूर्वक विवश किया जाता है, बलपूर्वक आप उस पर दबाव डाल रहे हो उष्मा लेने के लिए, जबकि पहले से ही गर्म है वो। तो गर्म को और अधिक उष्मा लेने के लिए आप यदि किसी को विवश कर रहे हो, तो ये जो संवहन है ये संवहन कहलाता है कौन सा? प्रणोदित संवहन। आप कहोगे कैसे? जरा देखो, ये आपका कमरा है और कमरे का तापमान माना आपके 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बाहर का गर्मी पड़ रही है, और गर्मी में वातावरण का तापमान है माना 45। बाहर का वातावरण इस कमरे से कहता है कि हे कमरे जरा मुझसे उष्मा ले ले, क्योंकि नियम भी यही है कि उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से कहां होता है? निम्न ताप, मेरा ताप उच्च है, मेरा 45 है, तेरा 30 ही है। तो कमरे से कहता है कि कमरे मुझसे उष्मा ले ले, क्योंकि मेरा ताप ज्यादा है, तेरा ताप कम है, और यहां पर उष्मा ले ले। लेकिन कमरा कहता है रुक जा, तू मुझको उष्मा देगा, एक मिनट रुक जा। कमरे में यहां पर एसी लगे रहते हैं, और ये एसी या एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो कमरे की और ज्यादा गर्मी जो होती है उसको निकाल के और बेचारे को जो 45 का था उसको 46 का कर दिया, 47 का कर दिया। लगातार बेचारे गर्म को और ज्यादा उष्मा दे रहे हो आप। वो तो पहले से ही गर्म हो चुका बाहर का वातावरण, तो वो तो कह रहा है मैं 45 डिग्री सेंटीग्रेड का हूं, कमरा तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तुम मुझसे उष्मा ले ले। लेकिन कमरा कहता है कमरे के अंदर विभिन्न प्रकार के भौतिक पंप लगे हुए हैं, और ये जो भौतिक साधन लगे हुए हैं, जो आपके एसी है, एग्जॉस्ट फैन है, वो क्या कर रहे हैं? कमरे की और ज्यादा गर्मी को उसी को दे रहे हैं जो पहले से ही बेचारा बहुत ज्यादा गर्म। तो जो गर्म है उसको और ज्यादा गर्म कर रहे हो, ऐसा संवहन कौन सा संवहन कहलाता है? प्रणोदित संवहन। और इस प्रणोदित संवहन में गुरुत्व की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि ये किसी मशीन के द्वारा होता है। अब एसी है, एग्जॉस्ट फैन है,
एग्जॉस्ट फैन जिधर लगा दोगे ना उधर ही गर्मी फेंकना शुरू कर देगा। इधर की दीवार पे लगा दिए, इधर की यहाँ गर्मी इधर तरफ फेंकेगा, इधर की दीवार पे लगा दिए इधर फेंकेगा। अर्थात वो जो सामान्य संवहन है उसमें तो क्या होता है, गुरुत्व की भूमिका होती है। अर्थात हल्के पार्टिकल्स ठंडे होके गर्म पार्टिकल्स जो होते हैं हल्के होके ऊपर चल जाते हैं और भारी पार्टिकल्स ठंडे जो होते हैं वो नीचे आते हैं, तो वहां तो गुरुत्व की भूमिका होती है। इसमें गुरुत्व की भूमिका नहीं होती, क्योंकि ये प्राणोदिक संवहन दबाव पूर्वक होता है, मशीनों से होता है, पंप से होता है, और इसलिए इसमें गुरुत्व की भूमिका नहीं होती है। तो यहां पर प्राणोदिक संवहन में क्या है, जब किसी, मैं परिभाषा लिख रहा हूं, जब किसी गर्म वस्तु को और अधिक उष्मा लेने के लिए बलपूर्वक दबाव से बलपूर्वक विवश किया जाता है, तो यह संवहन कौन सा संवहन कहलाता है, प्राणोदिक संवहन। इसमें गुरुत्व की भूमिका नहीं होती, और यह किसी भी दिशा में हो सकता है। जबकि सामान्य संवहन बताया था ना, ये नीचे से ऊपर होता है, लेकिन ये किसी भी दिशा में, इधर एग्जॉस्ट फैन लगाओगे इधर शुरू हो जाएगा, उधर लगाओगे उधर शुरू हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं किसी भी दिशा में हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकता है। कौन सा संवहन बोलो, प्राणोदिक संवहन। और प्राणोदिक संवहन में और बातें जो है कि प्राणोदिक संवहन किसी पंप या भौतिक साधन के द्वारा होता है। तो अगली बात मैं यहां पर लिख रहा हूं, यह संवहन किसी पंप या भौतिक साधन है। ये पंप लगा दे, पंप गर्मी फेंक दे उधर, पंप या भौतिक साधन के द्वारा होता है, ये भी इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात है। अच्छा बच्चे लालो, अब आप कहोगे कि गुरुजी ये जो सामान्य, ये प्राणोदिक संवहन जो पढ़ रहे हैं सेकंड टाइप का प्राणोदिक संवहन, इसके उदाहरण क्या क्या है, जरा लेके तो आओ एक बार, हम देखना तो चाहे कि तेरे उदाहरण क्या क्या है, क्योंकि बिना देखे पार नहीं पड़ती, इसलिए देखना जरूरी है कि तेरे उदाहरण भी देखेंगे। और उदाहरण में देखो आप, उदाहरण में आपने देखा होगा वाहनों में शीतलन निकाय, कूलेंट सिस्टम, शीतलन निकाय, पहला उदाहरण इसका। वाहनों में कूलेंट सिस्टम क्या होता है, वाहनों में कूलेंट सिस्टम आपने देखा होगा, वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट भरा होता है, और कूलेंट जाता है इंजन को ठंडा करके आ जाता है, फिर वापिस जाता है। अब जाता अपने आप नहीं है, उसको क्या पंप भेजता है, धक्का मारता है कि जा लेके आ इंजन में से घूम के गर्मी को, बेचारा जाता है और फिर आ जाता है। ऐसे बार बार जाता रहता है, क्योंकि पंप लगातार धक्का मारता है और जाता है, इंजन की गर्मी लेके आता रहता है, फिर पंप की सहायता से वापस धक्का खा के आगे जाता रहता है। इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। अब गाड़ी बहुत ज्यादा चल गई, कूलेंट भी धीरे धीरे इंजन में घूमता गर्म हो गया। अब कूलेंट नाट रहा है कि अब मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी, अब मैं गर्म हो चुका हूं, मेरी अब बस की नहीं है, अब जाके वहां से उष्मा लेके आऊं मैं कि इंजन से, मैं तो पहले ही गर्म खुद ही हो गया। अब तो बार बार मैं जाके मैं तो इतना ज्यादा ताता हो गया कि मैं अब नहीं जाऊं भाई उष्मा लेने के लिए। लेकिन पंप क्या कहता है, जा लेके आ, थोड़ी सी तो ले ही आएगा। फिर बेचारा जाता है, चल ठीक है तूने कह दी, मैं जा रहा हूं एक बार, और फिर वो जाके आ जाता है, थोड़ी बहुत उष्मा ले आता है। अब वो कहता है कि अब बिल्कुल नहीं जाऊं, कतई नहीं जाऊं, अब मैं चला गया, अब बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, तेरी एक बार बात मान ली। फिर वापिस वहां पर कहता है वो पंप कि जा, धक्का मारता है उसको, जा तू भले ही गर्म हो गया लेकिन जा लेके आ, थोड़ा सा तो ले ही आएगा। बेचारा इतना गर्म हो जाता है, लेकिन के बावजूद भी बार बार उसको विवश किया जाता है, पंप के द्वारा धक्का मारा जाता है और उष्मा लेने के लिए बाध्य किया जाता है। बताओ कैसा संवहन हुआ, प्राणोदिक संवहन, क्योंकि यह दबाव पूर्वक किया जाता है किसी को उष्मा लेने के लिए। तो वाहनों में शीतलन निकाय इसका उदाहरण है। ऐसे इसका और उदाहरण, मानव परिसंचरण तंत्र। आप कहोगे गुरुजी मानव परिसंचरण तंत्र मानव परिसंचरण तंत्र, अब ये क्या है, ये जो अपना हृदय है, हार्ट जो बॉडी का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है, बॉडी का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। मतलब और कोई बीमारी में तो बचने के फिर भी चांस है, लेकिन आपने सुना होगा कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अटैक
जिसके अंदर बचने की संभावना ही बहुत कम होती है। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट के अंदर का मतलब आपका हार्ट ही फेल हो गया। कार्डियक अटैक, अटैक आता है जिसमें फिर भी थोड़ा बहुत बच जाता, तो लेकिन दोनों ही गंभीर होते हैं और ये इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि इसने काम करना बंद कर दिया, मामला खत्म हो गया। और तो फिर भी थोड़ा बहुत बचने के चांस है, हॉस्पिटल ले जाओ वो भी जाए बच जाए, तो सेंसिटिव पार्ट है। और ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर ये जो आपका हार्ट है, हृदय, ये हृदय भी एक आपके काम करता है प्राणोदि संवेदन का। आप कहोगे गुरु जी ये प्राणोदि संवेदन का काम कैसे करता है, ये हार्ट हृदय कैसे काम करता है? अच्छा एक बात और सुनो, ये जो रावण था ना, ये रावण आपको पता है बहुत कड़ला मरा था। ये राम जी हैरान हो गए, तीर चलाते चलाते नहीं मरा। और वहां पर जब वो सेना थी राम जी की, वो कहती है कि अब हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इतने दिन हो गए लड़ते लड़ते और तुमको हमने भगवान समझा था, तुम भगवान होते तब तक तो इसको मार देते, तुम तो डेली लड़ते और वापस आ जाते, हम तो लड़ लड़ के तुम भी आ जाते हो हमारे साथ ही, तुम भगवान हो गए, हमको तो शक हो रहा है तुम्हारे ऊपर, लगता नहीं तुम भगवान, हमने भगवान समझ के तेरा साथ दिया है और वो राक्षसों को मारते हैं, लेकिन वो भी तुम्हारे ऊपर मारते हैं। लाल हो गए हम, तो लाल हो गए भाई, कहीं तो दिखाने लग गए बंदर, देखो कैसे लाल हो गए हम, लाल पड़ गए। तो वहां पर जब ये बात चल रही थी तब एक बहुत ही छोटा बंदर उठा, उसने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है, और एक तीर में यदि रावण नहीं सलट जाए ना, एक तीर के अंदर, तो बता देना। तो वहां पर राम जी ने बुलाया, जल्दी से आ भाई, तेरे पास क्या तरकीब है? तो कहा कि आप इसके मुंडी पे चलाते हो, इसको वरदान मिला हुआ है, एक शीश कटता है फिर शीश आ जाता है, दशानन। आप इसके हृदय पे तीर क्यों नहीं चलाते हो? हृदय तो एक ही है इसका, रावण के एक तीर हृदय पर चलाओ, यही फैल हो जाएगा, मामला ही खत्म। तब राम जी ने कहा, उस बंदर को पुचकार के कहा कि इस रावण के हृदय पर तीर चलाने की मैंने भी सोची थी, लेकिन जब जब मैं इसके हृदय की तरफ तीर को करता हूं, मुझको इसके हृदय में सीता के दर्शन होते हैं, क्योंकि रावण के हृदय में कौन बैठी हुई थी? सीता बैठी हुई थी। इसलिए कहते हैं कि दुनिया के अंदर तीर कमान के जो युद्ध होते हैं उसके अंदर हमेशा शत्रु की छाती जरूर भेदित होती है, लेकिन यह बड़ा अनूठा युद्ध रहा जिसमें रावण की जो छाती है उसको तीर कमान ने नहीं भेदा, और ऐसी स्थिति के अंदर उसकी छाती छलनी नहीं हुई। सामान्यतः तीर कमान से जो युद्ध होते हैं उसमें छाती हमेशा छलनी होती है, लेकिन इसमें नहीं हुई। तो यहां बात आई है हृदय की। हृदय, अब आप बात कहोगे मानव परिसंचरण तंत्र, हृदय ये कैसे प्रणोदि संवेदन है? जैसे आप कभी देखना अपनी बॉडी का जो तापमान है वो एक जैसा नहीं रहता। आप कभी देखना, कभी ये हाथ गर्म है तो ये हाथ ठंडा, कभी दोनों हाथ गर्म है तो टांग ठंडी है, कभी नाक गर्म तो कान ठंडे। आपकी बॉडी का जो तापमान है असंतुलन रहता है हमारा। और अब क्या करता है कि ये जो हृदय है ये रक्त को भेजता है और वापस भी लेके आता है। माना ये हाथ गर्म है, ये हाथ ठंडा है, मानो ये गर्म है, ये ठंडा है, यहां से गर्म है और यहां से ठंडा है, गर्म से गर्म होके आएगा, खून ठंडे से ठंडा होके आएगा, फिर दोनों को ये एक में एक कर देगा, एक में एक करके फिर वापस भेजेगा, फिर वापस गर्म से गर्म होके आएगा, खून ठंडे हाथ से ठंडा, ठंडा हाथ से टकराया तो ठंडा होके खून आएगा, फिर वापस को एक में एक कर देगा। बार बार इस प्रकार से हृदय जो है ये आपके ठंडे और गर्म शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड को सर्कुलेशन करता है, ब्लड का संचरण करता है, और वहां पर वो वापस उसको एक जैसा करके फिर भेजता है। और इस प्रकार से मानव हृदय का एक बहुत बड़ा काम होता है, और वो है शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना। इसलिए मानव परिसंचरण तंत्र, ये हृदय जो है ये शरीर के तापमान को कंट्रोल करने में भी एक अहम भूमिका अदा करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है। और चूंकि ये पंप है, पंप बोलते हैं इसको, और मैंने कहा था कि जो भी बलपूर्वक चाहे ठंडा हो चाहे गर्म, उस पर बलपूर्वक उष्मा लेने के लिए, भेजने के लिए, धक्का मारने के लिए किया जाता है। ऐसा संवेदन कौन सा संवेदन होता है? प्रणोदि संवेदन। तो मानव परिसंचरण तंत्र एक प्रणोदि संवेदन का उदाहरण, एक पंप होने के कारण। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल इसका भारहीनता की स्थिति में, भारहीनता की स्थिति। अब भारहीनता की स्थिति में यही संवेदन होगा। अब भारहीनता में तो क्या होता है, कोई भार नहीं होता भाई। आप नॉर्मल पानी को गर्म करते हो तो यही तो कह रहे थे अभी अपन कि जो पार्टिकल्स गर्म होके ऊपर चल जाएगा, भारी जो होगा ठंडा जो नीचे आ जाएगा। लेकिन भारहीनता में तो हल्का भारी का चक्कर ही नहीं है। तो वहां किसी द्रव को गर्म कैसे करें? तो वहां पर तो दबाव पूर्वक पंप, कोई उसमें स्रोत है, उस पर दबाव पूर्वक पंप की सहायता से धक्का मारेंगे
और धक्का मारेंगे तब द्रव जाएगा या तरल जाएगा और फिर वो उससे गर्म होकर आएगा। वहां ऐसे अपने आप नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर हल्का भारी का चक्कर होता ही नहीं है कि हल्के ऊपर चले गए भारी नीचे आ गए। तो भारीता की स्थिति में भी भारीता की स्थिति होती है जैसे कृत्रिम उपग्रह में भारीता की स्थिति होती है। तो वहां पर भी यदि किसी भी तरल को यदि आपको गर्म करना है तो कौन से संवहन से करोगे? प्रणोदी संवहन से। तो ये संवहन का हमने दूसरा प्रकार पढ़ा। तो टॉपिक चल रहा है बच्चों ऊष्मा संचरण की विधियां, और आज हमने ऊष्मा तेरे चलने का दूसरा तरीका देखा, तेरा दूसरा अंदाज देखा कि आखिर तू कैसे चलती है, और तेरे दूसरे अंदाज का नाम है संवहन, और उसको अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं कन्वेक्शन। कल हम तेरा चलने का, इसके अगला वीडियो के अंदर हम तेरा तीसरा तरीका देखेंगे। तो अगले वीडियो के अंदर उष्मा तेरे चलने का तीसरा तरीका देखेंगे, और उसके अंदर भी क्या होता है वो भी पूरा ज्ञान हम अर्जित करेंगे, क्योंकि इसके तीनों तरीके ही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उष्मा संचरण के चलने के तीनों, उष्मा के चलने के तीनों जो तरीके हैं, चालन, दूसरा आज अपन ने पढ़ लिया संवहन, और अगले वीडियो के अंदर आपको मैं इससे अवगत कराऊंगा विकिरण से रेडिएशन क्या होता है। तो ये जितना भी मैंने पढ़ाया इसको आपने भली भांति पढ़, आप इसको समझना और इसको ढंग से आप कॉपी के अंदर भी राइट डाउन कर लें, ताकि आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाए। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।